हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल टेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। 1000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ में हम बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसका पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। What is the standard size of the cube in mm which is used to calculate the strength of concrete? Options are 20, 60, 70 and 150। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 150। यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड की हुई है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है M20 is the designation of concrete mix. Letter M refers to the mix and number 20 refers to the characteristics strength of 15 centimeter cube after 28 days equal to 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि हम जो M20 बोलते हैं कंक्रीट मिक्स के अंदर, उसमें M मतलब होता है मिक्स और 20 होता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ निकाली जाती है ये निकाली जाती है 15 सेंटीमीटर क्यूब में, 15 या 150 mm। अब ये तो है कंक्रीट से रिलेटेड। कंक्रीट में जो स्ट्रेंथ के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है 150 mm का। और जब बात सीमेंट की आती है कि सीमेंट में कौन सा वाला यूज़ किया जाता है, तो सीमेंट में हम यूज़ करते हैं 70.6 mm का क्यूब। यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिए, कंक्रीट में तो यूज़ करते हैं 150 mm का क्यूब और सीमेंट के केस में यूज़ करते हैं 70.6 mm का क्यूब। ये mm में वैल्यू है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन ड्रेसिंग, सेकंड क्वेरिंग, थर्ड क्रशिंग, फोर्थ सीजनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज क्वेरिंग। यहाँ पर जो क्वेरिंग होती है वो नेचुरल रॉक से स्टोन डेवलप करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसे क्वेरिंग कहते हैं। इसके अलावा ड्रेसिंग होती है, किसी भी स्टोन को कोई शेप देना हो, पर्टिकुलर शेप देने के लिए या उसकी एजेस को क्लीन करने के लिए, तो वो ड्रेसिंग कहलाता है। क्रशिंग, क्रश किया जाता है स्टोन को, वो क्रशिंग है। और सीजनिंग, उसमें से मॉइस्चर कंटेंट रिमूव किया जाता है, तो वो सीजनिंग कहलाता है। अब क्वेरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? हैंड से भी की जाती है, मतलब जैसे आपने देखा होगा कई बार हैंड रेमर से वगैरह से भी करते हैं। और एक ब्लास्टिंग प्रोसेस जो होता है, ब्लास्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड यही है। एक पहले भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो ब्लास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है एक्सप्लोसिव, वो किस मतलब वो कितनी मात्रा में यूज़ किया जाता है, तो वो केजी में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिए कि ब्लास्टिंग पाउडर इज़, यहाँ पर जो नोट करके एक लाइन लिखी हुई है, ब्लास्टिंग पाउडर इज़ नोन एज गन पाउडर एंड इट इज़ द मिक्सचर ऑफ चारकोल, सॉल्ट पेट, KNO3 है ये, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर। इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है वेट में 15, 75 एंड 10 kg में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ सीमेंट एयर परमेबिलिटी मेथड इज यूज्ड? ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेंथ टेस्ट, सेकंड स्लम्प टेस्ट, थर्ड फाइनेस टेस्ट एंड फोर्थ ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट किया जाता है सीमेंट का, ये सीमेंट की फाइनेस टेस्ट के लिए किया जाता है, एयर परमेबिलिटी टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट जो किए जाते हैं सीमेंट के, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वो CTM मशीन में किए जाते हैं। स्लम्प टेस्ट जो किया जाता है वो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। कंसिस्टेंसी मतलब हम कितनी परसेंटेज के अंदर उसमें वाटर यूज़ करेंगे, तो वो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आता है स्लम्प टेस्ट। और स्लम्प टेस्ट जो होता है वो कंक्रीट की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। और स्ट्रेंथ टेस्ट सीमेंट का और कंक्रीट का दोनों टेस्ट करने के लिए, दोनों की ही स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किया जाता है। फाइनेस टेस्ट सीमेंट से रिलेटेड है, एयर परमेबिलिटी मेथड यूज़ किया जाता है। और ड्यूरेबिलिटी टेस्ट
ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट डायरेक्टली कोई टेस्ट नहीं होता है। फाइनेंस के बारे में यहाँ पर हमने एक इमेज ऐड करी है। द फाइनेंस ऑफ अ सीमेंट इज अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि फाइनेंस क्या है, तो फाइनेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस। स्पेसिफिक सरफेस मतलब जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक सरफेस मतलब ये सीमेंट के कुछ पार्टिकल है, तो ये जो पार्टिकल है ये इनकी स्पेसिफिक सरफेस की टर्म्स में फाइनेंस चेक किया जाता है इसका। The fineness of cement is a measure of the size of particle of cement and is expressed in terms of specific surface of cement. It can be calculated from the particle size distribution or determined by one of the air permeability method. It is an important factor in determining the rate of gain of strength and uniformity of quality. ये भी ध्यान रखें कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फाइनेंस टेस्ट क्यों होता है? रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्वालिटी। फॉर अ गिवन मास ऑफ सीमेंट द सरफेस एरिया इज मोर फॉर अ फाइनर सीमेंट। अगर जितनी ज़्यादा फाइन सीमेंट होगी उसका सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा होगा कोर्स एग्रीगेट की तुलना में। फॉर अ गिवन मास ऑफ सीमेंट द सरफेस एरिया इज मोर फॉर अ फाइनर सीमेंट देन फॉर अ कोर्सर सीमेंट। फाइनर द सीमेंट हायर इज द रेट ऑफ हाइड्रेशन। जितनी फाइन होगी सीमेंट उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। एज मोर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा केमिकल रिएक्शन के लिए, तो जितनी ज़्यादा फाइन होगी सीमेंट उतना ही रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। अब आप इसका बेसिक अच्छे से क्लियर रखें, अपना बेसिक क्लियर रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के दे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सीमेंट जितनी ज़्यादा फाइनेस उसकी ज़्यादा होगी उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मोर सरफेस एरिया मिल जाएगा, मतलब जितने ज़्यादा फाइन पार्टिकल होंगे सरफेस एरिया उतना ज़्यादा मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन के लिए उसका, इसलिए उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन भी ज़्यादा होगा। दिस रिजल्ट इज एन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि इसका अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगा, मतलब अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी फाइनेस जितनी ज़्यादा सीमेंट फाइन होगी। तो अब डायरेक्टली देख ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छे से ध्यान रखें आप इस टर्म को कि फाइनेस जितनी ज़्यादा होगी सीमेंट की तो उसमें वो उतनी अर्ली डेवलपमेंट हो जाएगी स्ट्रेंथ की। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि सरफेस एरिया ज़्यादा मिलेगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, इसलिए वो जल्दी से स्ट्रेंथ गेन कर लेगा। If the cement is ground beyond a certain limit, its cementative properties may be adversely affected due to prehydration by atmospheric moisture. As per Indian standard specification, the residue of cement should not exceed 10%. शुड नॉट एक्सीड 10%। ये भी ध्यान रखिए कि जो फाइनेंस टेस्ट किया जाता है उसके अंदर कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए रेजिड्यू, तो वो 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और इसमें कौन सी वाली IS सीव की यूज़ की जाती है? तो 90 माइक्रोन की सीव यूज़ की जाती है। तो फाइनेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म यही हो गई। एक तो फाइनेंस से रिलेटेड एयर परमेबिलिटी मेथड हो गया। इसके अलावा फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ सीमेंट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट। इसके अलावा जितनी ज़्यादा सीमेंट फाइन होगी कोर्स की तुलना में तो उतना ज़्यादा ही उसका रेट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसको सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाएगा केमिकल रिएक्शन को डेवलप होने के लिए, और इस वजह से क्या होगा? अर्ली डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ हो जाएगी। और कितना रेजिड्यू नहीं कितना लिमिट तक रेजिड्यू बचना चाहिए? तो 10% तक रेजिड्यू, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कौन सी सीव यूज़ की जाती है? तो 90 माइक्रोन की सीव यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एप्लीकेबल टू द फील्ड टेस्ट ऑफ गुड सीमेंट। ऑप्शंस आर
फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन वन थ्रस्ट वन हैंड्स इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म. Second option, the color of the cement is bluish. Third option, a handful of cement thrown into a bucket of water should sink immediately. All options are correct. ये इसका फोर्थ है. तो इस क्वेश्चन में सीमेंट के फिजिकल जो टेस्ट, फील्ड टेस्ट जो किए जाते हैं उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पूछा गया कि उनमें से कौन सा इनकरेक्ट है. तो जो चौथा ऑप्शन है कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ये इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये यही इसका आंसर है कि ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट है. ये ऐसा नहीं है. आप सबसे पहले एक बार एक फील्ड टेस्ट देख ले ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए. इसके स्टेटमेंट, फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट, फॉलोइंग color following 4 field tests are carried out to ascertain roughly the quality of cement. Color test, physical property, presence of lumps and strength. इसमें से हमने 2 एक्सप्लेन किए, तीसरा और मैं चौथा शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूंगी, उसमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है. कलर, द कलर ऑफ सीमेंट, मतलब उन दोनों को इसलिए यहाँ ऐड नहीं किया गया क्योंकि उन दोनों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है. आगे जब इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे तो वो इमेज भी ऐड कर दी जाएगी. अभी फिलहाल इन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो इसी इमेज को ऐड किया गया है. फील्ड टेस्ट फॉर सीमेंट, फर्स्ट है कलर. द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी यूनिफॉर्म. द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ऑफ ग्रे कलर विथ अ लाइट ग्रीनिश शेड. अब कलर कैसा होना चाहिए? एक तो यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा ज़्यादा ग्रे है इधर और थोड़ा इधर कम ग्रे है, तो बिल्कुल यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए. द कलर ऑफ सीमेंट शुड बी ऑफ ग्रे कलर विथ अ लाइट ग्रीनिश शेड. इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टीज में द सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन टच और रब्ड इन बिटवीन फिंगर्स. जब हमारे फिंगर्स के बीच में सीमेंट को रख करके रब किया जाए तो शुड फील स्मूथ, स्मूथ फील होना चाहिए. इफ हैंड इज इंसर्टेड इन अ बैग और हीप ऑफ सीमेंट इट शुड फील कूल एंड नॉट वार्म. जब हैंड को सीमेंट बैग में इंसर्ट किया जाए तो इट शुड फील कूल और गर्म फील नहीं होना चाहिए, ठंडा ठंडा महसूस होना चाहिए. इसके अलावा इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर इट शुड सिंक एंड शुड नॉट फ्लोट ऑन द सरफेस. ये उसमें सिंक होने जानी चाहिए, सरफेस पे फ्लोट नहीं करना चाहिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट. और नेक्स्ट है ये, अ थिन पेस्ट ऑफ सीमेंट विथ वाटर शुड फील स्टिकी बिटवीन द फिंगर्स. अब इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं. व्हेन, फर्स्ट स्टेटमेंट है जैसे, व्हेन वन थ्रड्स वन हैंड्स इनटू अ बैग ऑफ सीमेंट वन शुड फील वार्म. अब इसमें से यहाँ पर है कि गर्म फील होना चाहिए, जबकि आप देखेंगे कि शुड नॉट फील वार्म, नॉट फील वार्म. तो इस वजह से ये इसका स्टेटमेंट सही नहीं है. सेकेंड स्टेटमेंट है द कलर ऑफ द सीमेंट इज ब्लूइश, तो ब्लूइश नहीं होना चाहिए, ग्रे कलर होना चाहिए. तो आप इसका करेक्ट स्टेटमेंट याद रखें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट याद नहीं रखें. करेक्ट स्टेटमेंट ये है कि जब भी हमारे हाथ को सीमेंट बैग के में इंसर्ट किया जाए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करने के लिए, तो वन शुड नॉट फील वार्म, ठंडा महसूस होना चाहिए हमें, शुड फील कूल एंड नॉट वार्म. और सेकंड स्टेटमेंट है द कलर ऑफ द सीमेंट इज ग्रे. थर्ड स्टेटमेंट है अ हैंडफुल ऑफ सीमेंट थ्रोन इनटू अ बकेट ऑफ वाटर शुड सिंक इमीडिएटली. इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, भले से ये प्रोसेस बस सिंक हो जाना चाहिए और फ्लोट नहीं करना चाहिए सरफेस पे. तो ये इसके करेक्ट स्टेटमेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड. अब यहाँ पर इमेज में था प्रेजेंस ऑफ लम्प्स और स्ट्रेंथ, इससे रिलेटेड जब आगे आएगा क्वेश्चन तो वो भी बता दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर अब्जॉर्प्शन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स शुड नॉट बी मोर देन. ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन 5, सेकंड ऑप्शन 15, थर्ड ऑप्शन 25 एंड फोर्थ ऑप्शन 35. तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 15. अब एक यह हमने IS कोड की इमेज ऐड की है. ये IS कोड जो है वो है IS 4x5 1991 और ये IS कोड है स्पेसिफिकेशन ऑफ फॉर बर्न्ट क्ले
परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स से रिलेटेड। अब यहाँ पर आप इसका क्लॉज 7.2 देखेंगे, तो 7.2 क्लॉज पढ़ते हैं हम ये वाला। द ब्रिक्स व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस with the procedure laid down in IS 3495 after immersion in cold water for 24 hours, water absorption should not be more than 20% by weight. 20% by weight. अब यहाँ पर यही टर्म है ये फॉर बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए। इसमें स्टैंडर्ड कोड में जो वैल्यू दी गई है कि जब भी मतलब मान लीजिए बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स है हमारे पास, अब हमने उसे वाटर अब्जॉर्प्शन के लिए रखा है 24 आवर्स के लिए, तो वो कितना परसेंटेज पानी अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तो वो 20% से ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अगर ऑप्शन में 20 होता तो 20 भी सही है। अब 20 से कम वैल्यू यहाँ 15 ही है, उसके नियर अबाउ 25 कर नहीं सकते, तो 15 इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाकी जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट में इसका 20% वैल्यू है। तो आप इसकी करेक्ट स्टेटमेंट 20% याद रखें, फिर 20% से जो भी नीचे आए तो वो उसके नियर अबाउ हो जाएगी। इसके अलावा एक इसके क्लॉज में और इम्पोर्टेंट टर्म है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द ब्रिक्स व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस with the procedure laid down in IS 3495 shall have a minimum average compressive strength of 7 Newton per mm square. क्योंकि जब वाटर अब्जॉर्प्शन से रिलेटेड डायरेक्टली टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर, वाटर अब्जॉर्प्शन 20%, एफ्लोरेंसेस से रिलेटेड भी टर्म पढ़ लेते हैं। द ब्रिक्स व्हेन टेस्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसेस लेड डाउन इन IS 3495 शैल हैव अ रेटिंग ऑफ एफ्लोरेंसेस नॉट मोर देन स्लाइट। इसके अलावा वार्पेज, the bricks when tested in accordance with the procedure laid down in IS 3495 the average warpage shall not exceed 3%। तो वैल्यू याद रखें, एफ्लोरेंसेस स्लाइट, वार्पेज 3%, वाटर अब्जॉर्प्शन 20%, स्ट्रेंथ 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशो What is the approximate ratio of 7 days compressive strength to 28 days compressive strength of cement concrete? Options are first option 0.65, second 0.95, third 1.5 and fourth option 2। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1.65। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है 7 डेज की वो अबाउट 65% उसकी पहुंच जाती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट की, और 28 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो इसके अबाउट 99% हो जाती है जो भी इसकी टारगेट स्ट्रेंथ होती है। तो 7 डेज की होती है 65 और 28 डेज की होती है 95। अब 99% को इक्वल में 100% रखे तो जो इसका करेक्ट आंसर है रेशो, तो रेशो इसका 0.65 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डाई कैल्शियम सिलिकेट। ऑप्शंस आर हाइड्रेट रैपिडली, सेकंड ऑप्शन जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, थर्ड ऑप्शन हार्डन्स रैपिडली, फोर्थ प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। इससे रिलेटेड यहाँ इमेज ऐड की हमने। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको क्वेश्चन का ये तरीका अच्छा लगता है इस तरीके से एक्सप्लेन करके, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सिविल टेक फॉर सिविल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स। यहाँ हम कुछ 1000+ क्वेश्चन की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन से रिलेटेड हम और टर्म्स भी बता रहे हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से रिलेटेड और टर्म्स भी आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर डाई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड इमेज ऐड की है, तो इसके अलावा इसके और कंपाउंड होते हैं, बॉक्स कंपाउंड 3 और होते हैं।
तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, 1000+ क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ ही साथ में उससे रिलेटेड टर्म्स भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके इजी टू मॉडरेट लेवल के, तो वो वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के हो जाते हैं कि वो इजी आएंगे। जैसे मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, M20 होता है तो कितने सेंटीमीटर का क्यूब यूज़ किया जाता है, ये कुछ इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन कुछ आएंगे मॉडरेट टू हाई लेवल के। अब इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन तो सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। अब स्कोर वही स्टूडेंट कर पाता है जो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन को कर लेता है। तो जो कट ऑफ अच्छी बनती है तो वो मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चन में से ही बनती है। इजी टू मॉडरेट इतने क्वेश्चन तो सभी बच्चे अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उतना स्कोर तो वो सभी कर लेते हैं। लेकिन जो मेन कट ऑफ बैठती है वो डिफर करती है जब कितने ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और उनमें से कितने ज़्यादा सही है। तो वो जब भी क्लियर होता है जब हमारी बेसिक क्लियर हो, और बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स याद रखें तो अच्छे से बेसिक क्लियर हो जाते हैं। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन वीडियो का लाभ मिले। अब डाई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड टर्म पढ़ लेते हैं हम। सबसे पहले डाई कैल्शियम सिलिकेट को पढ़ लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या टर्म है हमारे पास। तो यहाँ पर 4th में है डाई कैल्शियम सिलिकेट। बॉक्स कंपाउंड में इसका परसेंटेज रहता है 15 to 35%। दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड वेरी स्लोली, दैट इज विद इन अ ईयर और सो आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर टू द सीमेंट। डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में पहले से हमने क्लियर की हुई है टर्म कि ये बहुत ही स्लोली अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करता है। विद इन ईयर लग जाता है इसकी, मतलब इसकी स्ट्रेंथ तक पहुंचने में इसे। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ। वही प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब लेटर ऑन स्ट्रेंथ के लिए ये होता है। इट लिबरेट्स मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। इट हाइड्रेट स्लोली, इसका लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन रहता है और हाइड्रेशन भी इसका स्लो रहता है। नेक्स्ट है इट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक एंड इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ C2S कंटेंट, रिड्यूस अर्ली स्ट्रेंथ, डिक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉविंग एट अर्ली एज। हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसका 260 जूल पर ग्राम। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या क्या है। डाई कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट्स रैपिडली, ये इसके बारे में नहीं है, ये होता है हाइड्रेट स्लोली। हाइड्रेट्स रैपिडली नहीं, हाइड्रेट्स स्लोली। जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है ये। हार्डन्स रैपिडली, ये हार्डन्स होता है रैपिडली नहीं, हार्डन्स स्लोली। हार्डन्स स्लोली। प्रोवाइड्स लेस अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट। अब जब 1 साल के अंदर ये स्ट्रेंथ गेन करता है, यानी कि प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो ये लेस नहीं मोर। तो आप डाई कैल्शियम सिलिकेट से रिलेटेड C2S से रिलेटेड 4 टर्म हो गई। हाइड्रेट स्लोली, जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, हार्डन्स स्लोली, प्रोवाइड्स हाई अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू सीमेंट। ये चारों टर्म हो गई इसके बारे में। अब यहाँ पर C4AF, C3A, C3S से भी रिलेटेड टर्म है। हम पहले भी इनको डिस्कस कर चुके हैं। जो आगे नहीं पढ़े हैं वो आप, मैं तसल्ली से इसे ड्रैग कर रही हूँ आगे, आप तसल्ली से एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। इसे ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड तो हम आगे और डिस्कस कर लेंगे इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच टिम्बर इज कट एंड सॉन इनटू सेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर फर्स्ट सीजनिंग ऑफ टिम्बर, सेकंड कन्वर्जन ऑफ टिम्बर, थर्ड फेलिंग ऑफ टिम्बर एंड फोर्थ प्रिजर्वेशन ऑफ टिम्बर। तो जब भी टिम्बर को कट किया जाता है, कोई पर्टिकुलर मतलब उसे कट करके जिस भी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा हो तो उसे उसके लिए सॉन किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जन ऑफ टिम्बर। सीजनिंग उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव करने के लिए किया जाता है। प्रिजर्वेशन भी उसे प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। इससे रिलेटेड जो टर्म है कट एंड सॉन से रिलेटेड, तो वो कन्वर्जन ऑफ टिम्बर है। यहाँ पर सॉविंग है, ऑर्डिनरी सॉविंग, क्वार्टर सॉविंग एंड टेंजेंशियल सॉविंग। द प्रोसेस बाय विच
timber is cut and sawn into suitable section is known as conversion of timber. Ordinary sawing है, ऑर्डिनरी सॉविंग और बास्टर्ड सॉविंग और फ्लैट सॉविंग और स्लैब सॉविंग, ये भी इससे रिलेटेड ही वर्ड है. द सॉन कट्स आर टेंजेंशियल टू द एनुलर रिंग, इनको टेंजेंशियली कट किया जाता है एनुलर रिंग के. इसी तरीके से क्वार्टर सॉविंग है, ये आप देखते समझ जाएंगे, इनको राइट एंगल पे कट किया जाता है और ये टेंजेंशियल सॉविंग है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर अ वर्केबल कॉन्क्रीट. सेकेंड ऑप्शन है कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट. थर्ड ऑप्शन है इफ द स्लम्प इंक्रीजेज वर्केबिलिटी डिक्रीजेज. नन ऑफ दीज. अब इस तरीके के जो क्वेश्चन आए ना, अब ये डायरेक्टली टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ये है जिनका बेसिक क्लियर है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे. जैसे इसमें स्टेटमेंट 1 ही है, सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर अ वर्केबल कॉन्क्रीट. अब इनमें से हमें करेक्ट आंसर है, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है नन ऑफ दिस. ये तो इसका हो गई इसके आंसर की बात. अब हम इसके ऑप्शन से रिलेटेड बात ही करते हैं कि जैसे है सेग्रीगेशन इज नेसेसरी फॉर वर्केबल कॉन्क्रीट, ये नहीं हो सकता. मतलब अगर सेग्रीगेशन क्या होता है कि सेग्रीगेशन के अंदर कोर्स पार्टिकल तो अलग हो गए और फाइन पार्टिकल अलग हो गए, तो वो कंक्रीट वर्केबल नहीं होती है, तो वो वर्केबिलिटी के टर्म में आती भी नहीं है. और सेग्रीगेशन मतलब जरूरी नहीं होता है, मतलब सेग्रीगेशन तो उसकी एक तरीके से डिफेक्ट है कंक्रीट का, तो सेग्रीगेशन नेसेसरी नहीं होता है वर्केबल कंक्रीट के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. अब सबसे पहले कंसिस्टेंसी की बात कर लें. कंसिस्टेंसी क्या होती है कि वो हमें परसेंटेज बताती है कि हमें 30% यूज़ करना है या 40% यूज़ करना है कंक्रीट के अंदर. मतलब स्लम्प डेवलप हो जाता है, उसका स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, तो वो कंक्रीट ईजीली मतलब वर्केबल हो जाती है. तो कंसिस्टेंसी चेक किया जाता है कि हमें उसके अंदर कितना परसेंटेज में वाटर मिलाना है कंक्रीट के अंदर, ताकि वो स्ट्रेंथ गेन कर ले और वर्केबल भी हो. हालांकि अगर ज़्यादा वर्केबल करना होगा तो हमें ज़्यादा उसके अंदर पानी मिलाना होगा. तो जो इसके अंदर स्टेटमेंट है कंसिस्टेंसी डज नॉट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि कंसिस्टेंसी अफेक्ट करती है. कंसिस्टेंसी यही होती है कि अमाउंट ऑफ वाटर, तो अमाउंट ऑफ वाटर ही तो वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है. अमाउंट ऑफ वाटर कम होगा तो कंक्रीट नॉन वर्केबल होगी, मतलब कम वर्केबल होगी, और अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होगा तो कंक्रीट ज़्यादा वर्केबल होगी. तो इस वजह से इसमें ये नॉट वर्ड नहीं आएगा. कंसिस्टेंसी अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. और जो इसमें है सेग्रीगेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर अ वर्केबल कंक्रीट. सेग्रीगेशन जरूरी नहीं होता है, वर्केबल कंक्रीट हमें बनानी है, उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा ऐड करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सेग्रीगेशन होगा. बस ये होता है कि अगर वर्केबल कंक्रीट हमें बनानी है तो वर्केबल कंक्रीट के अंदर क्या करते हैं ना, हम अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि उसको ईजिली वर्केबल किया जा सके. लेकिन इसके अंदर एक इशू क्या हो जाता है कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है कंक्रीट के अंदर, ब्लीडिंग होना. तो ये इसका मेजर डिफेक्ट होता है ज़्यादा वर्केबल करने के चक्कर में. तो स्टेटमेंट 1 क्लियर हो गया, सेग्रीगेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर वर्केबल कंक्रीट एंड कंसिस्टेंसी अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ द स्लम्प इंक्रीजेस वर्केबिलिटी डिक्रीजेस. ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है इसका, स्लम्प इंक्रीजेस मतलब यहाँ पर आप इमेज देखिए इससे रिलेटेड. अब ये देखिए, जैसे इसका है ट्रू स्लम्प में है 75 mm का स्लम्प है. अब अगर पानी की मात्रा कम है तो इसका मतलब स्लम्प सही निकल के आएगा. 50 mm तक 75 mm तक पानी की मात्रा कम है यानी कि वर्केबिलिटी लो है, तो स्लम्प इंक्रीज होगा. अब जैसे इसका कोलैप्स वाला देखे, इसमें स्लम्प इंक्रीज किया हुआ है, ये जो थर्ड है
इसमें स्लम्प इंक्रीज है, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है। मान लीजिए इसको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म से हटा करके फिर सोचिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें पानी की मात्रा कम है, इसमें पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है, और इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इस वाले में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब इसमें पानी की मात्रा जो जितनी इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए उतनी ही है, तो ये वर्केबिलिटी इसकी कम है, लेकिन ये इसका स्लम्प सही है, तो इस वजह से ये हमारे मतलब उस जिस भी पर्पस के लिए हम इस कंक्रीट को यूज़ कर रहे हैं तो वो इसका ट्रू स्लम्प है, इस वजह से ये कंक्रीट सही है। अब पानी बढ़ा देंगे तो इसकी, अब यहाँ पर पानी बढ़ा देंगे तो इसकी स्लम्प बढ़ जाएगा एक तो सबसे, और इसकी वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये चीज़ अच्छे से समझे कि पानी बढ़ जाएगा तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी और स्लम्प भी बढ़ जाएगा, तो इस वजह से वर्केबिलिटी भी बढ़ गई। तो जो यहाँ लाइन है कि इफ़ द स्लम्प इंक्रीजेज वर्केबिलिटी डिक्रीजेज, तो वर्केबिलिटी डिक्रीज नहीं होती है, वर्केबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। स्लम्प इंक्रीजेज मतलब ये स्लम्प की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये वर्केबल है, और वर्केबल है इसलिए ये इसकी वर्केबिलिटी ज़्यादा हो गई, स्लम्प ज़्यादा हो गया इसका, तो इस वजह से ये इसका स्टेटमेंट गलत है। तो इनसे रिलेटेड मतलब इन स्टेटमेंट से रिलेटेड जो ये इसका आंसर है वो भी बता दिया हमने, और इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो भी हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M50 मीन्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ 15 सेंटीमीटर क्यूब आफ्टर 28 डेज। इसका सीधा सीधा है, ये तो इजी लेवल के क्वेश्चन में आता है कि 150 मीन्स क्या होता है, तो 150 मीन्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 15 सेंटीमीटर के क्यूब में, तो वो होती है इसकी 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इसका 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, जो ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होंगे उन्हीं में टाइम लगाते ज़्यादा अच्छा है। सीधा M मतलब मिक्स, और जो वैल्यू होती है 20 या 150 तो वो होती है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर या किलोन्यूटन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैल्सिनाइड प्रोडक्ट इन सीमेंट प्रोडक्शन इज नोन एज, ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन ऐश, सेकंड क्लिंकर, थर्ड जिप्सम एंड फोर्थ सिलिका। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है क्लिंकर। ये भी इजी क्वेश्चन है, कैल्सिनाइड प्रोडक्ट क्या होता है सीमेंट प्रोडक्शन में, तो वो होता है क्लिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ऑप्शंस आर, फर्स्ट द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ द स्लम्प मोल्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, सेकंड the axis of the mold is perpendicular to the end surface, third the internal surface of the mold is kept clean and free from set cement, fourth the mold is in the form of a frustum of hexagonal pyramid। अब इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है फोर्थ ऑप्शन। जो भी मतलब स्लम्प टेस्ट हम करते हैं तो स्लम्प टेस्ट के लिए जो कोण यूज़ किया जाता है उसकी टॉप एंड बॉटम एंड वो होती है पैरेलल होती है। ये इस तरीके का होता है, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना है, हम आपको डायग्राम नीचे बना के ये दिखाते हैं। ये देखिए ये कौन है, ये स्लम्प टेस्ट का, इसके ऊपर डाई होता है 10 सेंटीमीटर, ये वाला डाई होता है 20 सेंटीमीटर, और ये 30 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। इसके अलावा रॉड इसमें 16 mm की, उसकी रॉड की लेंथ होती है 60 सेंटीमीटर, और उसमें रैमिंग की जाती है, तो वो की जाती है 3 लेयर के अंदर, और 20 to 30 टाइम उसमें स्ट्रोक किया जाता है। और ये जो होता है स्लम्प, ये कौन होता है ना कि हेक्सागोनल होता है ये, और ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, इसके टॉप एंड बॉटम डायमीटर। और इसके अलावा ये जब टेस्ट किया जाता है तो मोल्ड के इंटरनल सरफेस को क्लीन करके और उसमें लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है ताकि जो भी हम सीमेंट यूज़ कर रहे हैं वो उस पर नहीं चिपके। तो इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बॉटम एंड टॉप एम जो होता है वो पैरेलल होता है, और एक्सिस जो होती है मोल्ड की वो परपेंडिकुलर होती है एंड सरफेस से, और इंटरनल सरफेस को
क्लीन रखा जाता है, और फ्री फ्रॉम सेट सीमेंट। जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है कि फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड, हेक्सागोनल नहीं होता है, ये कौन होता है ये। तो ये तीनों इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, और चौथा जो करेक्ट स्टेटमेंट वो बता दिया हमने कि कौन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, under normal condition using an ordinary cement the period of removal of the formwork is, options are, first option 7 days for beam soffit, second 14 days for bottom slab of span 4.6 meter and more, third 21 days for bottom beams over 6 meter span, and fourth option all options are correct। इसमें से जो फॉर्मवर्क से रिलेटेड है ऑर्डिनरी सीमेंट के लिए पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, तो ये चारों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। ये देखिए यहाँ पे इमेज में टाइप ऑफ फॉर्मवर्क है ये। फॉर्मवर्क रिमूवल, वर्टिकल फॉर्मवर्क फॉर कॉलम वॉल्स एंड बिम्स 16 to 24 hours, soffit formwork to slab 3 days, soffit formwork to BIM 7 days, props to slab अगर 4.5 मीटर तक का स्पान है तो 7 days, और 4.5 मीटर से ज़्यादा है तो 14 days, props फॉर बिम्स एंड आर्चेस, बिम्स एंड आर्चेस के लिए 6 मीटर का स्पान है तो 14 days, 6 मीटर से ज़्यादा है तो 21 days। ये चारों यही वैल्यू है जो ऑप्शंस में है, चारों यही वैल्यू है। 7 days फॉर बिम सॉफिट, 14 days फॉर बॉटम स्लैब फॉर ऑफ स्पान 4.6 मीटर एंड मोर, 21 days फॉर बॉटम बिम्स ओवर 6 मीटर स्पान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ये इमेज को भी आप अच्छे से पढ़ के जाएं। वर्टिकल फॉर्मवर्क फॉर 2 कॉलम एंड वॉल एंड बिम्स का ध्यान रखें 16 to 24 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेट कॉन्क्रीट मे कॉज, ऑप्शंस आर वीकनेस ऑफ कॉन्क्रीट, सेकंड एक्सेसिव लेटेंस, थर्ड सेग्रीगेशन, एंड फोर्थ ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। टू वेट कॉन्क्रीट है मतलब पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है कॉन्क्रीट में, तो क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ कॉन्क्रीट हो जाएगी, स्ट्रेंथ साइड से डेवलप ही नहीं होगी, ज़्यादा पानी की मात्रा हो जाएगी तो। एक्सेसिव लेटेंस, ब्लीडिंग हो जाएगी उसके अंदर। सेग्रीगेशन हो जाएगा, कोर्स पार्टिकल अलग हो जाएंगे, फाइन पार्टिकल अलग हो जाएंगे। तो इस वजह से अगर पानी की मात्रा ज़्यादा है, टू वेट कॉन्क्रीट है, तो ये सब इफेक्ट होंगे, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 25 mm IS sieve एंड इज रिटेन्ड ऑन 20 mm sieve। 25 mm की सीव से तो ये क्रॉस कर जाते हैं और 20 mm की सीव पे रिटेन्ड कर जाते हैं ये एग्रीगेट। इज सेड टू बी फ्लैकी इफ इट्स लीड्स डायमेंशन इज लेस देन। अब इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स निकालना है हमें, तो इससे पहले आप देखिए ये टू डिटरमाइन द फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट, इसके लिए हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। फ्लैकीनेस से रिलेटेड यही है इसका फॉर्मूला, 1/2 दोनों इसमें वैल्यू रख देंगे कि कितने पे रिटेंड किया और कितने से पार्टिकल सीव क्रॉस कर गए, उसका 1/2 कर देंगे, यानी कि उसका एवरेज निकाल लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से। जब इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो इसका फ्लैकीनेस इंडेक्स निकल के आ जाएगा। 3/5 करेंगे इसका, तब इसका निकल के आ जाएगा। और इसी तरीके से हमें इसका दूसरा तो निकालना है, टू डिटरमाइन द इलोंगेशन इंडेक्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो इलोंगेशन इंडेक्स के लिए यही है कि हम उसका एवरेज निकाल के इंटू 9/5 करेंगे। फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलोंगेशन इंडेक्स से रिलेटेड हम क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी सारे डिस्कस कर चुके हैं, ये भी डायरेक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, बस इलोंगेशन इंडेक्स आए तो इंटू 9/5 करना है
और फ्लैकीनेस इंडेक्स आए तो इंटू 3/5 करना है। ये 0.6 टाइम होता है और ये 1.80 टाइम होता है इसका। तो इसका करेक्ट आंसर 13.5 mm निकल के आ जाएगा। इस वाले पार्ट में इतने ही क्वेश्चन, और क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो अभी तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और वीडियो और अच्छे से आए। थैंक यू।